देखो प्लांट किंगडम जो है ऑल्दो डाइवर्स है, बहुत ज्यादा डाइवर्स है, और इतनी डाइवर्सिटी है प्लांट्स में कि एक प्लांट और दूसरे प्लांट के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। नो डाउट एनिमल किंगडम भी बहुत ज्यादा डाइवर्स है और उसकी डाइवर्सिटी कॉम्प्लेक्स भी है। प्लांट में तो फिर भी रूट स्टेम लीफ लगभग एक डिवीजन के बाद कॉमन हो जाते हैं, लगभग एक जैसे प्लांट दिखते हैं। कुछ में फ्लावर है, कुछ में नहीं है, कुछ में स्पोरोफिल्स अलग तरह के दिखते हैं, कुछ में गेमेटोफाइट अलग तरह के दिखते हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी तो नो डाउट एनिमल्स की ज्यादा है, लेकिन प्लांट के अंदर भी अगर हम बात करें तो डाइवर्सिटी जो है वो बहुत जो है अलग अलग डिविजन्स में डिवाइडेड है। तो प्लांट किंगडम जो है वो बेसिकली वाटर से स्टार्ट होता है पहले तो, यानी लाइफ जो है वो अराइज हुई थी वाटर में। अब अलग अलग साइंटिस्ट के अलग अलग कंट्रीज के अपने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिनको वो रेफर करते हैं और अपने अकॉर्डिंग चीजों को प्रेजेंट करते हैं। आर.एच. विटेकर का जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। तो उनके अकॉर्डिंग उनका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो बहुत सी चीजों पर बेस्ड था। तो उन्हीं को रेफरेंस मानते हुए हम यूनिसेलुलर जो प्लांट होते हैं, बेसिकली एल्गी जो होती है, यूनिसेलुलर में भी प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, इनको हम प्लांट किंगडम में प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि विटेकर ने यह कहा था स्ट्रिक्टली कि जिनका प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान से सुनिएगा, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, वो सभी मोनेरा रहेंगे, वो चाहे बैक्टीरिया हो चाहे वो एल्गी क्यों ना हो। एक बैक्टीरिया जो सेप्रोफाइट है, गले सड़े पदार्थ खाता है, एक बैक्टीरिया जो पैरासाइट है, दूसरों को नुकसान पहुंचाकर फूड लेता है, या एक बैक्टीरिया जो अपना फूड खुद बनाता है यानी ऑटोट्रोफ, है वो क्या, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलरी। तो विटेकर के अकॉर्डिंग वो सारे एक ही भाई हैं या एक ही फैमिली यानी मोनेरा के हैं, एक ही डिवीज किंगडम के। इसी तरह से यूकैरियोटिक सेल तो एडवांस हो गई, सबसे पहले लाइफ लगभग 450 करोड़ साल पहले शुरू हुई थी एज अ प्रोकैरियोटिक सेल, और जिसने खुद फूड बनाना शुरू करा था मोस्ट प्रोबेबली साइनोबैक्टीरिया जिन्हें हम कहते हैं। कुछ साइंटिस्ट इन्हें एल्गी कहेंगे क्योंकि खुद फूड बनाते हैं, लेकिन विटेकर ने इनको प्रोकैरियोटिक में ही माना, तो ये प्लांट किंगडम में नहीं आते विटेकर के अकॉर्डिंग। फिर सेल को एडवांस होने में लगभग लग गए और 300 करोड़ साल, यानी आज से 150 करोड़ साल पहले, 300 साल तक सेल, 300 करोड़ साल तक सेल, आज से 450 करोड़ साल पहले पहली प्रोकैरियोटिक सेल और आज से 150 करोड़ साल पहले पहली यूकैरियोटिक सेल। तो 300 करोड़ साल में सेल ने धीरे धीरे अपने अंदर बहुत से चेंजेस लाए, जो उनका डीएनए था यानी जेनेटिक मटेरियल था उसको एडवांस किया, प्रोटीन्स डेवलप किए जिनके अराउंड वो रैप होने लगे डीएनए यानी हिस्टोन प्रोटीन्स, उन्होंने क्रोमोसोम बनाना शुरू करा, गोल्जी बॉडीज आई, माइटोकॉन्ड्रिया आया, माइटोकॉन्ड्रिया कभी अलग से बैक्टीरिया था जो एक दूसरे बैक्टीरिया में घुस गया, यूकैरियोटिक सेल बन गई, क्लोरोप्लास्ट जो थे वो डेवलप हुए, यूकैरियोटिक सेल बन गई। तो यूकैरियोटिक भी पहले यूनिसेल्स बने, एक ही सेल के ऑर्गेनिज्म बने। तो प्रोकैरियोट में भी एक ही सेल है, यूकैरियोट भी पहली एक सेल वाले, वो ऑर्गेनिजम्स भी एल्गी नहीं थे, यानी प्लांट किंगडम में नहीं आते थे। तो टेक्निकली साइनोबैक्टीरिया और यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर एल्गी, इनको टेक्निकली प्लांट किंगडम में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो बाकी सारी चीजें विटेकर के अकॉर्डिंग जो यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर और ऑटोट्रोपिक हों, उन सबको हम कहेंगे प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम एल्गी से शुरू होकर इवोल्यूशन हुआ तो ब्रायोफाइट बने, फिर टेरिडोफाइट बने, फिर जिम्नोस्पर्म्स बने, फिर फाइनली एंजियोस्पर्म्स बने, यहां तक ऑपरेट होता है। जैसा इवोल्यूशन का कोर्स है तो मॉडर्न मोस्ट प्लांट है वो एंजियोस्पर्म है, और जो एंशिएंट प्लांट है वो एक तरह से एल्गी है। एंशिएंट होने का ये मतलब भी नहीं कि वो एक्सटिंक्ट हो गए, वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं और उनके सक्सीडर धीरे धीरे करके आज एंजियोस्पर्म्स भी बने हैं। तो प्लांट किंगडम में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग अब काफी सारी चीजें, मैं कुछ चीजें कवर अप करने की कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम दो, एक तो ये है कि क्रिप्टोगैम और फिनेरोगैम। जिन प्लांट्स में सीड बिल्कुल भी नहीं बनते थे, नॉन सीड, उन्हें क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। गैम यानी गैमेट्स और क्रिप्टो यानी हिडन, है ही नहीं, इसका मतलब हिडन है, जिनमें सीड होते ही नहीं, वो क्रिप्टोगैम है। एल्गी, ब्रायो और टेरिडो क्रिप्टोगैम है। जिम्नो और एंजियो फेनेरोगैम है। फेनेरो का मतलब है उभरे हुए बाहर की तरफ। तो जिनमें सीड होता है, सीड एक स्पेशलाइज ऑर्गन है, ऑर्गन नहीं कहेंगे, एक पार्ट है पूरे प्लांट का जो उसकी फ्यूचर जनरेशन है। हमारे अंदर जैसे फीटस है या एम्ब्रियो जब बन जाता है या जाइगोट जब बन जाता है तो वो मदर के पास ही बनता है, यानी फीमेल के पास बनता है। वो उस जाइगोट को एम्ब्रियो में कन्वर्ट करती है, एम्ब्रियो धीरे धीरे डेवलप होकर पूरा बेबी यानी कि ह्यूमंस बनाता है। ऐसे प्लांट में भी है,
प्लांट में भी शुरू में नहीं था, बाद में एडवांस जो प्लांट हुए जैसे जिम्नो एनजीओ, उनमें ये चीज आई कि मदर जो है उसके अंदर डेवलपमेंट होगी अपकमिंग फ्यूचर प्लांट की। एल्गी में जो फ्यूचर प्लांट है वो जरूरी नहीं फीमेल पार्टनर पर ही हो, उसको अलग से जाइगोट बाहर बनता है, ठीक है। तो एल्गी, ब्रायो और टेरिडो नॉन सीड प्लांट है, इन्हें क्रिप्टोगैम कहते हैं, और सीड प्लांट जो है वो फेनेरोगैम्स है। एल्गी में तो इवन एम्ब्रियो भी नहीं बनता था, नो एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन तो होता था, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद उसकी डेवलपमेंट एम्ब्रियो में नहीं, केवल स्पोर्स में डेवलपमेंट होती थी। तो एम्ब्रियोफाइटा में कई बार एक शब्द आता है एम्ब्रियोफाइटा, उसमें प्लांट के एल्गी डिवीजन को छोड़कर, प्लांट किंगडम है ये सारे डिवीजन है, बाकी सब आ जाते हैं। स्पर्मेटोफाइटा या फिनेरोगैम्स, फिर बता रहा हूं स्पर्मेटोफाइटा सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं, केवल जिम्नो और एनजीओ। अच्छा, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट में भी नेक्ड सीड और कवर्ड सीड। अगर बीज कवर नहीं है बाहर से, देखो एंजियोस्पर्म्स में आप डिटेल में पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी है, ओवरी में होते हैं ओव्यूल, चाहे एक ही क्यों ना हो चाहे बहुत से हो, ये सारी चीज डिटेल में मैं टेक्सोनॉमी में आपको जरूर पढ़ाऊंगा। ओवेरी में ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल में फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक होता है, और एम्ब्रियो सैक में एग होता है फीमेल के पास। ओवरी में ओव्यूल, ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक और एम्ब्रियो सैक में एग। फर्टिलाइजेशन होते ही, गैमीट पहुंचते ही एग तो बन जाता है जाइगोट, या एम्ब्रियो लिख देता हूं डायरेक्ट। एम्ब्रियो सैक के बाकी पार्ट एंडोस्पर्म बन जाते हैं, पोलर न्यूक्लियाई खासकर, ओव्यूल बन जाता है सीड, और ओवरी बन जाती है फ्रूट। तो जिम्नोस्पर्म के ओव्यूल नेक्ड होते हैं, उभरे होते हैं, उनके ऊपर ओवरी नहीं होती। अब ओवरी नहीं होती तो ओव्यूल जब कल को सीड बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद, तो सीड नेक्ड रहेगा जिम्नोस्पर्म में। जबकि एंजियोस्पर्म्स में ओव्यूल नेक्ड नहीं है, उसके चारों तरफ ओवरी की कवरिंग है, और ओवरी फ्रूट बनती है हम जानते हैं, तो सीड भी नेक्ड नहीं है, सीड होता है किसके अंदर, फ्रूट के अंदर। अच्छा, कवरिंग भी दो तरह की है, डायाकोट और मोनोकोट। दो लीफ से कवरिंग हो कभी तो डायकोटिलिडन कहलाते हैं, जिनमें कोई कवरिंग जो है डबल नहीं सिंगल हो, एक ही तरह का लीफ निकलता हो जर्मिनेट होने पर, कोटिलिडन का मतलब लीफ। ये भी हम सारी चीजें टेक्सोनॉमी में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये क्या कहलाते हैं, मोनोकोटिलिडन कहलाते हैं। तो एम्ब्रियोफाइटा जिसमें एल्गी ना हो, क्रिप्टोगैम जिसमें ये तीन है, फिनेरोगैम्स ये। वेस्कुलर प्लांट्स है तीन, टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ, वेस्कुलर। एल्गी पानी में थी, ब्रायो पानी के पास थी, तो इनके अंदर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन बहुत, एल्गी में तो देखो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। मेरा हाथ है, इसमें कई सारे, ये एक ऑर्गन है, इसमें कई सारे टिश्यू सिस्टम है, टिश्यू है, सेल्स है। एल्गी मानो मल्टी सेलुलर तो होती है, ऑफ कोर्स बिल्कुल होंगी। ये कोई एल्गी है जिसमें मानो थाउजेंड्स ऑफ सेल है, ये कोई एल्गी का थैलस है, नो डाउट मल्टी सेलुलर है, लेकिन ये टिश्यू नहीं है। सेल्स का ग्रुप टिश्यू तब कहलाता है द ग्रुप ऑफ दो सेल्स विच आर वर्किंग टुगेदर एज अ यूनिट। तो ये एज अ यूनिट काम नहीं कर रहे, हर एक सेल को अपना ईगो है। ईगो क्या, कि अपने आप में फोटोसिंथेटिक है और फूड बना लेती है, दूसरे पर डिपेंड ही नहीं है। हायर प्लांट में देखो उसमें क्यों वेस्कुलर सिस्टम की जरूरत पड़ी, पत्ते तो फूड बना लेते हैं, रूट फूड नहीं बनाती, तो एक टिश्यू फ्लोएम की जरूरत पड़ी जो लीफ से रूट तक फूड लेकर जाएगा। उस टिश्यू को हमने कह दिया वो वेस्कुलर टिश्यू है। तो जमीन पर जब पेड़ आए, यानी कि टेरिडोफाइट प्योर लैंड पर जब प्लांट आए, तब वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जाइलम और फूड कंडक्टिंग टिश्यू फ्लोएम की जरूरत पड़ी। तो वेस्कुलर प्लांट्स तीन है, टेरिडो, जिम्नो और एनजीओ। एल्गी और ब्रायो वेस्कुलर प्लांट नहीं है, उनमें जाइलम फ्लोएम नहीं होता। अब एक बहुत कॉमन क्वेश्चन बताता हूं, सभी का चहेता क्वेश्चन, जो हर लेवल पर +2 बीएससी एमएससी सब में आता है। वेस्कुलर क्रिप्टोगैम कौन है? क्रिप्टोगैम है एल्गी, ब्रायो और टेरिडो, और वेस्कुलर है टेरिडो, जिम्नो और एनजीओ। तो कॉमन क्या है, टेरिडोफाइट है, जो क्रिप्टोगैम भी है और वेस्कुलर भी है। तो कई बार एक क्वेश्चन आता है कि वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कौन है? जो वेस्कुलर भी हो और क्रिप्टोगैम भी हो, तो ऐसे हैं हमारे टेरिडोफाइट्स। तो इस करके कुछ स्पेशलाइजेशन है प्लांट किंगडम में, कुछ में सीड नहीं बनता, कुछ में सीड बनते हैं, कुछ में नेक्ड बनते हैं, कुछ में फ्लावर नहीं बनते, फ्लावर केवल एनजीओ में ही बनते हैं। बेशक जिम्नो एनजीओ दोनों फिनेरोगैम्स हो, लेकिन फ्लावर और केवल एंजियोस्पर्म्स में बनते हैं। तो ये सारी चीजें अपकमिंग टाइम में हम डिटेल में पढ़ते रहेंगे। एल्गी इंडिविजुअली में कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो एल्गी के कुछ कैरेक्टर क्या हो गए कि एल्गी में टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सेल सारी वर्किंग है,
फोटोसिंथेटिक है इसीलिए प्लांट है, नो डाउट फोटोसिंथेटिक है, हर एक सेल जो है वो अपना क्लोरोप्लास्ट रखती है, इंडिविजुअली वो फोटोसिंथेसिस करती है। थैलस ऑर्गेनाइजेशन ऑल तो बहुत ज्यादा वेरी करता है, वो वेरी करेगा एक बहुत सिंपल से थैलस से और एक प्लांट सूडो प्लांट बॉडी लाइक रूट स्टेम लीफ हालांकि है नहीं, सूडो प्लांट बॉडी झूठी प्लांट बॉडी जैसा, जैसे पॉलीसाइफोनिया, रूट स्टेम लीफ नहीं है, एम्ब्रियो नहीं बनते, कोई फ्लावर नहीं है, वो तो जाहिर सी बात है, फ्लावर सीड की तो बहुत आगे की बात हो गई जब एम्ब्रियो नहीं बन रहे। रिप्रोडक्शन हालांकि तीनों है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। हायर प्लांट्स में तो वेजिटेटिव और एसेक्सुअल अनकॉमन हो जाते हैं, यहां वेजिटेटिव और एसेक्सुअल कॉमन है, और खासकर स्पोर्स के थ्रू होते हैं, चाहे वो सेक्सुअल हो चाहे एसेक्सुअल हो। ये जो छोटे चीज होती थी ना, जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गई या एल्गी भी हो गई, ये स्पोर से जर्मिनेट करना ज्यादा पसंद करते हैं कि इनके फर्टिलाइजेशन भी अगर हो जाए तो भी। देखो फर्टिलाइजेशन क्या, मेल गैमीट, एक एल्गी है जिसके पास मेल सेक्स ऑर्गन भी है और फीमेल भी, इन्होंने फ्यूज करा, ये बन गया 2n जाइगोट। अब होना तो क्या चाहिए था, जाइगोट बनता एम्ब्रियो और एम्ब्रियो जर्मिनेट करके उसमें से एक नई एल्गी निकलती, ऐसा नहीं होता, जाइगोट बन जाता है स्पोर। मियोसिस होगा तो एन लिखेंगे हम। जाइगोट कुछ दिन आराम कर सकता है या तुरंत मियोसिस करके स्पोर बना लेगा। अब ये स्पोर नई एल्गी बनाएगी, तो देखो एम्ब्रियो नहीं जर्मिनेट करा यानी एम्ब्रियो नहीं बना। लाइफ साइकिल की तो अभी हम बात करेंगे, उसके अलावा कुछ और जनरल कैरेक्टर, थैलस लाइक बॉडी होती है एल्गी की। वेरिएशन में ऑल्दो विटेकर के अकॉर्डिंग हम वो एल्गी नहीं ले सकते जो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर है या यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है, क्योंकि यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर के लिए उन्होंने एक अलग ही किंगडम बता दिया था, आप सबको याद भी होगा, प्रोटिस्ट। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर और प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। तो वो सभी ऑर्गेनिज्म जो चाहे एनिमल्स के जैसे दिखते हो चाहे प्लांट्स के जैसे दिखते हो, उनमें कैसे भी कैरेक्टर हो, लेकिन अगर वो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है, चाहे वो फफूंद हो, फंगस हो, चाहे वो एल्गी हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो एक एनिमल और जो है प्लांट के बीच की कड़ी यानी यूग्लिना हो, सब क्या आते हैं, प्रोटिस्ट में ही आते हैं। यही कारण है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाली एल्गी डाई एटम्स को हम प्लांट किंगडम में नहीं ले सकते, क्योंकि डाई एटम यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर होते हैं, तो वो बेचारे चले जाते हैं प्रोटिस्ट में। तो एल्गी की तरह उसको रिकॉग्नाइज करना चाहें तो बिल्कुल हम कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकली प्लांट किंगडम में नहीं रख सकते, उन्हें हमें प्रोटिस्ट में ही रखना पड़ेगा। एक एल्गी होती है क्लोरेला, वो भी प्रोटिस्ट में रखनी पड़ेगी। साइनोबैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक, एनाबीना, ये साइनोबैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोटिक है, तो टेक्निकली इन्हें हम मोनेरा में रखना पड़ेगा, अदरवाइज है ये भी एल्गी। तो एक एल्गी का वेरिएशन देखो क्या है कि वो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर से लेकर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, उसमें भी फिलामेंटस, कॉलोनियल और हेट्रोट्राइकस यानी बहुत ऑर्गेनाइज यानी बड़ी बड़ी भी हो सकती है। एक एल्गी माइक्रोस्कोपिक भी है जो आपकी एक फिंगर टिप पर लाखों आ सकती हैं, जैसे नॉस्टॉक की बात करें, और एक एल्गी 200 फीट की भी हो सकती है, यानी आपके पीपल के पेड़ से भी 2 या 3 गुना बड़ी। यूकेलिप्टस लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म प्लांट, फूल आने वाले पौधों में सबसे बड़ा, एंजियोस्पर्म में सबसे बड़ा पेड़ होता है सफेदा, यूकेलिप्टस लगभग 100 फीट का, ठीक है, या 200-150 फीट तक भी हो सकते हैं यूकेलिप्टस। ये तो एंजियोस्पर्म है केवल, और पूरे विश्व में सबसे बड़े पेड़ कैलिफोर्निया के सिकोया ट्रीज, सिकोया सेमीपर्वियंस या रेडवुड ट्रीज ऑफ कैलिफोर्निया। हालांकि ये जिम्नोस्पर्म है, तो पूरे प्लांट किंगडम के सबसे ऊंचे पेड़ 400 से 500 फीट के सिकोया प्लांट है, और केवल एंजियोस्पर्म जो सबसे बड़ा है वो है यूकेलिप्टस सफेदा। तो एल्गी का ऑर्गेनाइजेशन अभी हम पढ़ते हैं। यूजुअली क्या होता है, देखो एक्सेप्शंस तो हैं, हर चीज के एक्सेप्शन होते हैं। यूजुअली एक एल्गी हैप्लॉइड होती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, या तो सीधे एसेक्सुअल स्पोर बनाती है। एल्गी का जो थैलस है, कोई भी एल्गी है, वो क्या करेगी, अपने आप को स्पोर में बदल लेती है,
उसके टुकड़े हो जाएंगे या उसी के एक हिस्से से वो अपना एक स्पोर बना लेगी, ए सेक्शन स्पोर। फिर वो स्पोर जर्मिनेट करके, ए सेक्सुअल हैप्लॉइड है वो भी, जर्मिनेट करके एज इट इज वैसी एल्गी बन जाता है, यानी क्लोनिंग हो गई है एक तरह की। ठीक है, तो ये एक कॉमन रिप्रोडक्शन है। एल्गी बैक्टीरिया वगैरह की तरह फ्रेगमेंटेशन कर सकती है, ठीक है, या कुछ स्पेशल बॉडीज बना सकती हैं जिनके अंदर से एक नई एल्गी निकल जाए, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। अब देखो सेक्सुअल होगा तो क्या होगा, सेक्सुअल है तो दो सेक्स इन्वॉल्व होंगे, एक मेल सेक्स और एक फीमेल। ये मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट कहलाएंगे, ये भी हैप्लॉइड होंगे। क्योंकि ये गैमेटोफाइट है तो इनका काम गैमीट प्रोड्यूस करना है, तो फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट को इस दुनिया में हमेशा एग ही कहा जाता है। हाँ, इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का नाम अलग हो सकता है, आर्किगोनियोफोर कह सकते हो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, या पिस्टिल कह सकते हो, कार्पल कह सकते हो, कई चीजें नाम। मेल गैमीट हो गया और फीमेल गैमीट हो गई, मेल गैमीट नॉट फीमेल। तो ये गैमेटोफाइट थे और ये गैमीट हो गए। गैमीट का फ्यूज करके इस दुनिया में जब गैमीट फ्यूज होते हैं तो प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन, और 100% डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। इंसानों में भी यही होता है। एक चीज की, यहां पर जो जाइगोट बना वो फीमेल थैलस पर नहीं बना। कई सिनेरियो, इतना तो आप समझना, खुद ही समझ सकते हैं कि एक ही एल्गी पर जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही है, ये सेक्सुअल और वेजिटेटिव तो समझा दिए, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना चाहती है ना, कोई भी एल्गी को भी आप एक प्लांट ही मानिए, वो भी तो एक प्लांट है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। एक ऐसी एल्गी जो हमें नहीं भी दिखती चाहे, है तो वो भी एक प्लांट, बेचारी छोटी सी हो चाहे, और अगर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही है तो उसके सेक्स ऑर्गन एक ही थैलस पर हो सकते हैं, या एक फीमेल एल्गी अलग हो सकती है और मेल एल्गी अलग हो सकती है, यानी मेल थैलस अलग। तो कैसे भी इस केस रहे, दोनों के गैमीट जब फ्यूज होंगे तो ये जाइगोट कहलाएगा, और जाइगोट बाहर बन रहा है, फीमेल गैमीट के पास नहीं बन रहा। इंसानों में भी जाइगोट फीमेल के पास बनता है, मदर के पास। हायर प्लांट में, एंजियोस्पर्म्स में या जिम्नोस्पर्म्स में, उनमें भी जाइगोट मदर के पास बनता है। उससे ही खासियत थी कि सीड बनेंगे, तो यहां सीड नहीं बनेंगे, यही पता चल गया। ये जाइगोट कहीं बाहर बना, पानी में ही बना बाहर। ये जाइगोट एम्ब्रियो नहीं बनाता, ये जाइगोट बनाता है स्पोर। ऑल्दो यहां मियोसिस हो चुका होता है तो एक से ज्यादा स्पोर बन जाते हैं। अब ये सभी स्पोर्स हैप्लॉइड हैं और ये एक नई एल्गी को जन्म दे देते हैं। तो यूजुअली यही होता है। अब देखो कई एक्सेप्शन से, कई जगह एल्गी डिप्लॉइड होती है, कई जगह सेक्सुअल स्पोर डिप्लॉइड बन जाते हैं, तो वो अलग अलग केस हैं। कईयों में मैंने बताया ना, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के अलग अलग पैटर्न है, हैप्लोबायोटिक, डिप्लोबायोटिक, हैप्लोडिप्लोबायोटिक, तो वो पूरे प्लांट किंगडम के लिए कभी हम डिस्कस करेंगे। बट एज ए एल्गी अगर हम यहाँ फिलहाल पढ़ रहे हैं तो ये आपने रिकॉग्नाइज करना है कि ऐसे कोई भी लाइफ साइकिल जो एल्गी अपनी चला सकती है। कोई फ्लावर नहीं, कोई हायर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं, सीड नहीं, इवन एम्ब्रियो ही नहीं, टिश्यू नहीं, तो एल्गी बहुत प्रिमिटिव से प्लांट है। अब हम बात करते हैं क्लासेस की, जो हमारा मेन टॉपिक है। एल्गी को डिवाइड कैसे करें, किसी भी चीज को क्लासिफाई करने के क्राइटेरिया होते हैं। आपके घर में बहुत सारी चीजें हैं, उनको आप क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मानो रैट है, चपाती है, ठीक है, शूज हैं, बुक्स हैं, पेन है, मोबाइल है, लैपटॉप है, एक्सेट्रा, जो भी चीजें। अब क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया तो कुछ भी हो सकते हैं। मैं कहूंगी लिविंग और नॉन लिविंग को ही क्लासिफाई कर दो भाई, एक क्राइटेरिया। आप क्या करेंगे, चूहे को अलग कैटेगरी में रखेंगे, बाकी सबको एक में रख देंगे। मैं कहूंगी जो है इनकी यूटिलिटी के हिसाब से करें कि कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ठीक है, और कौन से नॉन इलेक्ट्रॉनिक, नॉन लिविंग है, और कौन से लिविंग है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाएंगे, मोबाइल, लैपटॉप, पेन, बुक, सब एक चीज में आ जाएंगे, नॉन इलेक्ट्रॉनिक और नॉन लिविंग। और रैट को हमें लिविंग में रखना पड़ेगा। फिर मैं कहूंगी केवल पढ़ाई की चीजें एक में और नॉन पढ़ाई की एक में। तो पढ़ाई वाले में बुक, पेन, ये सब आ जाएंगे, मोबाइल, लैपटॉप भी डाल सकते हो चाहो तो, और ना काम आने वाली चीजें एक में। तो मेरा कहने का मतलब कि अलग अलग क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया हो सकते हैं। तो सिमिलरली एल्गी को भी क्लासिफाई करने के लिए, इसी तरह से एल्गी को भी क्लासिफाई करने के लिए कई सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं, जिसमें कुछ तो बहुत मेन है। तो सबसे पहला एक क्राइटेरिया, हालांकि ये मेन नहीं है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कि सेल का टाइप कैसा है भाई। ये विटेकर के क्लासिफिकेशन को चैलेंज करता है। हम पहले ये देखते हैं कि सेलुलर टाइप क्या है। अगर विटेकर का क्लासिफिकेशन देखें तब तो प्लांट किंगडम में आने वाली सभी एल्गी, विटेकर के अकॉर्डिंग प्लांट किंगडम में आने वाली सभी एल्गी यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर है। आई होप आप इसको समझ रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि विटेकर के अकॉर्डिंग वो सभी एल्गी जो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, वो मोनेरा हो गई,
जो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर वो प्रोटिस्ट हो गई। लेकिन चाहे तो हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हैं क्लासिफाई करने के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग साइनोबैक्टीरिया अलग एल्गी हैं, डाई एटम्स प्रोटिस्ट अलग एल्गी हैं, और बाकी हायर एल्गी यानी यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर वो अलग एल्गी हैं। इसी को मॉडिफाई करके आप न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजेशन लिख सकते हो। तो वो भी वही बात हो गई भाई, किसका न्यूक्लियस प्रिमिटिव है, किसका एडवांस है। तो जो नोस्टॉक है, मानो नोस्टॉक एक साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है इसका मतलब बैक्टीरिया यानी मोनेरा है, और मोनेरा है इसका मतलब प्रोकैरियोट है, और प्रोकैरियोट है इसका मतलब उसमें न्यूक्लियस नहीं है। तो नोस्टॉक भी एक एल्गी है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, और जो है पॉलीसाइफोनिया, या पॉलीसाइफोनिया नहीं, हम लिखते हैं सैरगासम। सैरगासम भी एक एल्गी है जो 100 फुट की है लगभग, और जिसमें न्यूक्लियस है। ठीक है, या सभी यूकैरियोटिक एल्गी चाहे वो डायटम ही क्यों ना, उनमें भी न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजेशन भी एक बेस हो सकता है क्लासिफाई करने का। आई होप दो तो बिल्कुल क्लियर होंगे, एक क्राइटेरिया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजेशन। तो वो भी उसी का ही मॉडिफिकेशन है। अगर सेल प्रोकैरियोटिक है तो न्यूक्लियस नहीं है, तो एक ऐसी भी एल्गी है जिसमें न्यूक्लियस ही नहीं है, एक ऐसी भी एल्गी है जिसमें न्यूक्लियस है। इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट, पहली बात तो वो एल्गी जो प्रोकैरियोटिक है जैसे कि नोस्टॉक, उनमें क्लोरोप्लास्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल का नियम ही ये है कि उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती। प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं है, प्रोकैरियोटिक सेल में गोल्जी बॉडी नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है। तो जब ये सारी ऑर्गेनेली नहीं है तो क्लोरोप्लास्ट कहां से होगा। तो एक ऐसी भी एल्गी है जो बिना क्लोरोप्लास्ट के ही फोटोसिंथेटिक है। इवन यूकैरियोटिक्स एल्गी में भी कुछ ऐसी एल्गी हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, डायरेक्ट वो फोटोसिंथेटिक होती हैं। यू आर राइट। देखो पिगमेंट जरूर होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, कोई बात नहीं क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो साइटोप्लाज्म में होंगे। साइटोप्लाज्म का वो पोर्शन जो पिगमेंट की वजह से कलरफुली दिखाई देता है, ठीक है, वो क्रोमोफोर भी कहलाता है। तो ये जो नोस्टॉक वगैरह एल्गी है ना जो प्रोकैरियोटिक है जिनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, उनमें क्रोमोफोर पोर्शन होता है जहां फोटोसिंथेटिक पिगमेंट डायरेक्ट होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अकॉर्डिंग भी हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये सारे प्रिमिटिव बेसिस हैं जो मेन बेस नहीं है एल्गी को क्लासिफाई करने के, क्योंकि ये विटेकर के अकॉर्डिंग प्लांट किंगडम के ही नहीं है। तो व्हाट आर सम मोर मेन बेसिस, तो मोर जो मेन बेसिस हैं, एक तो वो है सेल वॉल का नेचर, उनको भी याद रखेंगे नो डाउट, लेकिन ये है मेन फीचर्स। हम ये देखते हैं कि बाकी सभी एल्गी जो यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर है उनकी भी जितनी भी क्लासेस हैं उनको एक तो सेल वॉल के नेचर के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है। दूसरा और सबसे मेन फीचर है पिगमेंट एंड कलर। किस एल्गी में कौन सा पिगमेंट ज्यादा है या कौन सा पाया जाता है, कौन सा डोमिनेंट है, और उस एल्गी का कलर क्या है, यह सबसे मेन फीचर है जिसके बेसिस पर एल्गी को क्लासिफाई किया जाता है। फ्लैजिला के बेसिस पर भी एल्गी को क्लासिफाई किया जाता है कि किस एल्गी में कितने फ्लैजिला हैं, उस चीज से भी एल्गल क्लास का पता चल जाता है। अभी ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फूड रिजर्व, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कुछ भी खाता है या बनाता है, मानो हम कुछ खा रहे हैं, हम हेटेरोट्रॉप हैं, हम भी अपना फूड रिजर्व करते हैं, और चाहे प्लांट, एल्गी भी प्लांट किंगडम में खुद फूड बनाते हैं तो वो भी अपना फूड रिजर्व करते हैं। हायर प्लांट अपने फूड को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। आप जानते होंगे एनिमल्स जैसे कि हम ह्यूमंस ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं, प्लांट स्टार्च की फॉर्म में करते हैं। तो यूजुअली एल्गी में भी स्टार्च ही होना चाहिए, लेकिन वो अलग अलग तरह का होता है। तो ये चार ऐसे मेन क्राइटेरिया हैं जो एल्गल क्लासिफिकेशन के बेस हैं। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट, सेल की ऑर्गेनाइजेशन और न्यूक्लियस का ऑर्गेनाइजेशन भी एक फीचर है जो बताता है एल्गी की क्लास को। हालांकि न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक हायर लिमिट तक सेग्रीगेट नहीं करता, क्योंकि मानो कोई रेड एल्गी है, लाल एक एल्गी है और एक ब्राउन एल्गी है, दोनों में न्यूक्लियस है, दोनों का सेल ऑर्गेनाइजेशन यूकैरियोटिक है और दोनों में क्लोरोप्लास्ट है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी अलग अलग है। तो उनके लिए कुछ और सर्टेन क्राइटेरिया हैं जो ये चार क्राइटेरिया हैं। ठीक है, मैं आपको इनके बारे में बेसिक बताता हूं कि सेल वॉल आउटर कवरिंग है प्लांट सेल्स में, प्लांट सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल है। हायर प्लांट में ये सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है,
हायर प्लांट जैसे जिम्नो या एंजियोस्पर्म्स या खासकर एंजियोस्पर्म्स, उनमें ये सेल वॉल सेलुलोज की बनी है। तो एल्गी में किसकी बनी है भाई? अब एल्गी में भी अलग अलग क्लास हो गई इनके नेचर के अकॉर्डिंग। ग्रीन एल्गी में पढ़ेंगे अभी डिटेल में। ग्रीन एल्गी में तो ये हायर प्लांट की तरह सेलुलोज की बनी है। कुछ एल्गी में इसमें और भी कंपाउंड्स होते हैं, जैसे एल्गीन, ब्राउन एल्गी में सल्फर होता है सेलुलोज के अलावा, मॉडिफाइड सेलुलोज है, जैसे रेड एल्गी में, ठीक है, या ब्राउन एल्गी में जैसे एल्गीन हो गया, डाई एटम्स में जैसे सिलिका हो गई सेल वॉल में, और जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनमें जैसे म्यूकोपेप्टाइड्स हो गए। तो कहने का मतलब सेल वॉल अलग अलग हो गई हर एक फैमिली की। तो ये एक बहुत मेन बेसिस हो गया। अभी डिस्कस करेंगे किस फैमिली की सेल वॉल कैसी है। सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया वो है पिगमेंट और कलर। मैंने कहा ना, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो हम कलर के अकॉर्डिंग, रेड एल्गी रोडोफाइसी, फाइटा एक डिवीजन है, फाइटा का मतलब प्लांट, फाइसी क्लास के लिए यूज करते हैं, ठीक है। रोडोफाइटा एक डिवीजन, रोडोफाइसी एक क्लास। तो फाइसी हम क्लास के लिए यूज करते हैं, रोडोफाइसी, ब्राउन फियोफाइसी, ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोफाइसी। तो मेन जो क्राइटेरिया है वो कलर है। अच्छा, कलर किसी ना किसी पिगमेंट की वजह से ही आता है। तो ग्रीन एल्गी मेनली क्लोरोफिल ए और बी की वजह से है ग्रीन। एक चीज ध्यान रखिएगा, क्लोरोफिल ए सभी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है बैक्टीरिया के अलावा। कोई भी एल्गी हो, किसी भी फैमिली की एल्गी हो, किसी भी फैमिली की एल्गी हो, चाहे रेड, ब्राउन, ग्रीन, येलो या इवन हायर प्लांट भी हो, सब में क्लोरोफिल ए तो होता ही होता है। हाँ, किसी के साथ बी होगा ना तो उनका कलर ग्रीन दिखेगा। तो क्लोरोफिल बी चीफ पिगमेंट है ग्रीन एल्गी का। रेड एल्गी में कुछ और पिगमेंट्स हैं, जैसे फाइको इरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन, आएंगे अभी उन पे, मैं केवल कन्वे कर रहा हूं, उनकी वजह से वो रेड है। तो देखो स्पेसिफिक पिगमेंट जो उसको रेड बना रहा है। ब्राउन एल्गी में ल्यूटीन या फ्यूकोजेंथिन एक पिगमेंट है जिसकी वजह से वो ब्राउन है। रोडोफाइसी में फाइकोरिथ्रिन या फाइकोसाइनिन हो गए। ऐसे ही साइनोफाइसी में फाइकोसाइनिन, ब्लू कलर के पिगमेंट। देखो फाइकोसाइनिन ब्लू कलर देता है और फाइको इरिथ्रिन रेड कलर देता है। इरिथ्रिन, इरिथ मींस इरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल। तो इरिथ्रिन ग्रीक वर्ड है, एक रेड कलर रिप्रेजेंट करता है। तो रेड एल्गी में फाइकोरिथ्रिन, ब्लू में फाइकोसाइनिन। ये मेजर क्राइटेरिया है। फ्लैजिला एल्गी वाटर में पाई जाती है, उनको मूवमेंट देने के लिए ऐसे बॉडी होते हैं फ्लैजिला जो इनको मूव करवाते हैं। सेल के साइटोस्केलेटन की मॉडिफिकेशन है जो बाहर की तरफ निकल गई। किसी में फ्लैजिला नहीं है, जैसे रेड एल्गी में और ब्लू ग्रीन एल्गी में, साइनोफाइसी में। किसी में फ्लैजिला दो है, एक छोटा एक बड़ा, जैसे फियोफाइसी में। किसी में फ्लैजिला दो भी हैं, चार भी हैं, छह भी हैं, या आठ भी हो सकते हैं और बराबर होंगे हमेशा, जैसे क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी में। तो ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे फ्लैजिला क्या होता है। और फूड रिजर्व, ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो अलग अलग क्लासेस को सेग्रीगेट करता है। तो फूड रिजर्व कैसे वो स्टोर करते हैं? ग्रीन एल्गी सच में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करती है, रेड एल्गी फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है, ब्राउन एल्गी लेमिनेरियन स्टार्च है, स्टार्च ही, और ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोफाइसी जो है वो साइनोफाइसियन स्टार्च। तो आई होप ये कैरेक्टर बस अभी आप याद रखेंगे, बाकी इंडिविजुअली हम फैमिलीज पर आते हैं। तो कुछ मेजर फैमिली में पहले आपको बता दूं ताकि उनको आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे एक्चुअली वो है क्या, फिर उनसे हम एक टेबल के थ्रू रिलेट कर लेंगे। साइनोफाइसी का मतलब है ब्लू ग्रीन एल्गी, नीली हरी शैवाल यानी हरित नील शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी, ये साइनोबैक्टीरिया भी हैं। तो देखो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रोकैरियोटिक हो गया, न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। मेन कैरेक्टर्स पर आते हैं बाकी सब। भाई सेल वॉल कैसी है? सेल वॉल है इनकी म्यूकोपेप्टाइड की। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की होती है, इसका मतलब सेलुलोज की नहीं है। फंगस की काइटिन की होती है, वो भी एक पॉलीसेकेराइड है लेकिन उसकी भी नहीं है। तो यहाँ एक स्पेशल तरह की सेल वॉल है जिसे म्यूकोपेप्टाइड कहते हैं। तो देखो ये बाकी एल्गी से अलग है क्योंकि ये बैक्टीरिया है। चलो पिगमेंट पर आते हैं। पिगमेंट इसका मेन है, क्लोरोफिल ए तो सब में ही है तो वो मेन नहीं है, वो तो होगा ही होगा। मेन है इसमें फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन जो इसे नीला बनाता है। ये हो गई इसकी पिगमेंट की बात। फूड रिजर्व, फूड रिजर्व इसमें स्टार्च है, साइनोफाइसियन स्टार्च कहते हैं। जो फूड स्टोर होता है ना स्टार्च, वो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स में स्टोर होता है,
जिन्हें स्टार्च ग्रेन्यूल्स कहते हैं, या साइनोफाइसियन स्टार्च की फॉर्म में वो स्टोर होता है। सेल वॉल, पिगमेंट, ये और फ्लैजिला, फ्लैजिला नहीं होते, नो फ्लैजिला। क्विक रिकॉग्नाइजेशन है, प्रोकैरियोटिक है, वाटर में ही पाई जाएगी ऑफ कोर्स, दोनों तरह के वाटर में, फ्रेश वाटर भी और मैरीन भी, समुद्र के पानी में भी पाई जाती है और फ्रेश में भी, ज्यादातर फ्रेश में पाई जाती है। चलो कुछ मेंबर्स डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप रिकॉग्नाइज कर सकें। नोस्टॉक, एनाबीना, स्पाइरुलिना, ठीक है, ये कुछ एल्गी हैं, दो ही याद रख लें बस, नोस्टॉक या एनाबीना, जो साइनोफाइसी के मेंबर है। तो आई होप यहां तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। म्यूकोपेप्टाइड की सेल वॉल, फाइकोसाइनिन मेन पिगमेंट, साइनोफाइसिन स्टार्च फूड रिजर्व, और फ्लैजिला है ही नहीं, यानी बिल्कुल भी फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट। साइनोफाइसी बिल्कुल नहीं रटना, दिमाग में ये सारी चीजें स्टोर कर लें। एक और मेजर क्लास है क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी, लगभग बिल्कुल बड़े प्लांट के जैसे मैचिंग है इसकी। क्लोरोफिल ए तो सब में है, पर इसका चीफ पिगमेंट है क्लोरोफिल बी, जो इसको ग्रीन बनाता है। इसकी सेल वॉल रियल सेलुलोज की है, जैसा कि हायर प्लांट्स की होती है। इसके पिगमेंट हो गए, इसकी सेल वॉल हो गई, कलर हो गया। फ्लैजिला, हाँ फ्लैजिला इसमें दो भी हो सकते हैं, यूजुअली 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, या 8 हो सकते हैं। 2 हो चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 8 हो, इक्वल साइज के होंगे, ठीक है। और इसके अलावा फ्लैजिलम के अलावा क्या कैरेक्टर हमने डिस्कस करके दिया, फूड रिजर्व, फूड रिजर्व होता है इसका ट्रू स्टार्च। तो ज्यादातर एल्गी इसी के मेंबर है, क्लोरोफाइसी के। मैं आपको बता दूं, अब हर एक साइंटिस्ट का अपना अपना मानना है, कुछ क्लोरोफाइसी में ही और जो है पार्ट कर देते हैं, जैसे कि जेंथोफाइसी, येलो ग्रीन एल्गी, जेंथो। तो जेंथोफाइसी को चाहे अलग से पढ़ लो, चाहे क्लोरो में ही पढ़ लो, एक ही बात, अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग मानना है। अगर ग्रीन की बजाय स्लाइटली येलोविश और हो गई एल्गी, तो वो जेंथोफाइसी बन जाती है, जिसके ज्यादातर मेंबर टेरेस्ट्रियल भी हैं। तो जेंथोफाइसी में फर्क ये आ जाता है कि क्लोरोफिल बी की बजाय येलो पिगमेंट, जिन्होंने फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से पढ़ा है उसको पता होगा, जेंथोफिल्स होते हैं येलो पिगमेंट। फोटोसिंथेसिस कराने वाले 3 ही पिगमेंट हैं, क्लोरोप्लास्ट, नॉट क्लोरोप्लास्ट सॉरी, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक टाइप के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फिर होते हैं हमारे कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड में येलो भी और ऑरेंज भी दोनों पिगमेंट आते हैं। येलो वाले होते हैं जेंथोफिल और ऑरेंज वाले होते हैं कैरोटीन्स, कलेक्टिवली कैरोटिनॉइड कहते हैं। और कैरोटीन और जेंथोफिल कैरोटिनॉइड्स के 2 टाइप हैं। फिर आते हैं फाइकोबिलिन्स, जिसमें फाइकोइरिथ्रिन यानी रेड वाला और फाइकोसाइनिन ब्लू वाला, ये आते हैं। तो यहां बेसिकली जेंथोफिल हो रह जाता है जेंथोफाइसी में। चलो ग्रीन एल्गी की मैं बात कर रहा था, तो ग्रीन एल्गी के कुछ मेंबर, मेन मेंबर, क्लोरेला। हालांकि यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर होने की वजह से क्लोरेला को विटेकर तो प्रोटिस्ट मानते हैं, बट ये एल्गी है। वॉल्वॉक्स, ये मल्टीसेलुलर है, ये प्योर एल्गी है, ग्रीन एल्गी है। कैलमाइडोमोनास, ये भी यूनिसेलुलर है। कैलमाइडोमोनास ऐसे लेडीज जो फिंगर पहनती है पैर में, सॉरी फिंगर नहीं पहनते, पैर की फिंगर में जो रिंग पहनते हैं उसके जैसी शेप होती है कैलमाइडोमोनास की, ऐसा कुछ। और फ्लैजिला भी होते हैं। तो ये यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है। तो ये भी विटेकर चाचा के अकॉर्डिंग प्लांट किंगडम में नहीं आता, प्रोटिस्ट में आता है। यूलोथ्रिक्स, उडोगोनियम, काफी सारी एल्गी, बहुत एल्गी हैं जो ग्रीन एल्गी हैं। जेंथोफाइसी का वॉचेरिया, ठीक है। तो ऐसे बहुत से एल्गी हैं जो ग्रीन एल्गी हैं, इनको भी आप चाहें तो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। मोस्टली यही पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इनका नाम लिख दिया। क्लोरेला जो है ना, ये स्पेस फूड भी कहलाता है, एक ये और एक स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना जो मैंने आपको पहले बताया था साइनोफाइसी में, ये और क्लोरेला, इनको साइंटिस्ट एज अ फूड सोर्स लेके जाते हैं, क्योंकि ये हाईली प्रोटीनिशियस है। देखो अपने आसपास समुद्र नहीं है तो हम एल्गी कहाँ उगाएंगे, या वाटर एक्वेटिक बॉडी बहुत ज्यादा नहीं है। जापान में जमीन कम है, वहां समुद्र ज्यादा है, तो वो सी फूड पर ज्यादा डिपेंड रहते हैं,
चाहे वो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन में सी फूड एल्गी होती है, तो वहां वो अपने गाय भैंस को भी एल्गी डालते हैं और खुद भी एल्गी खूब खाते हैं, और एल्गी खूब प्रोटीनिशियस होती है। तो अब स्पेस में हम जब काफी दिन के लिए जाते हैं, साइंटिस्ट तो चपाती यानी पराठे वगैरह तो ले जा नहीं सकते, तो वो प्रोटीन की गोली ले जाते हैं छोटे छोटे, जो इनकी बनी होती है, तो क्लोरेला की या स्पाइरुलिना की। तो हाईली प्रोटीनिशियस एल्गी है, इसको स्पेस फूड भी कहते हैं क्लोरेला को। तो ये ग्रीन एल्गी हो गई, आई होप इसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। ऐसे ही एक और मेजर कैटेगरी है रेड एल्गी। रेड एल्गी के भी काफी सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मैरीन भी हैं और एक्वेटिक भी हैं। एक्वेटिक नहीं, फ्रेश वाटर, एक्वेटिक तो मरीन भी हो गया। अभी तक तीनों क्लास जो पढ़ी पानी में पाई जाती हैं ज्यादातर, पानी में भी, साफ पानी में भी और मरीन में भी, यानी समुद्रों के, ओशन वाले सॉल्टी वाटर में भी। चलो बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल में सल्फर भी है, सल्फेटेड होती है, ठीक है, और मेनली है तो स्टार्च की। इसके अलावा पिगमेंट जो है वो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च, रेड कलर का स्टार्च होता है। वहां स्टार्च नहीं, वहां सेलुलोज लिखे, ठीक है, सल्फेटेड सेलुलोज होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च है। कलर रेड हो ही गया। फ्लैजिला देखो, ग्रीन एल्गी में 2 4 6 8 इक्वल थे, यहां फ्लैजिला फिर से नहीं होते। ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोफाइसी, और रेड एल्गी दोनों में फ्लैजिला नहीं है। और फूड रिजर्व हो गया, सेल वॉल हो गई। हाँ, मेन पिगमेंट की बात करते हैं। मेन पिगमेंट होता है फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोइरिथ्रिन ये मेन पिगमेंट है। एग्जाम्पल याद कर लें अच्छी तरह से। साइनोफाइसी के बता दिए थे, नोस्टॉक वगैरह। ग्रीन एल्गी के भी बता दिए, क्लोरोफाइसी के। कुछ इंपॉर्टेंट रेड एल्गी जो है वो, एक तो है पॉलीसाइफोनिया, बहुत ही सुंदर दिखती है, लगभग 1 फीट की होती है, ओशन में पाई जाती है। कुछ फॉर्म फ्रेश वाटर में, ज्यादातर ओशन में है, किसी सबस्ट्रेटम से जाके अटैच हो जाती है, बहुत सुंदर दिखती है, गूगल कर लेना। रेड कलर की पॉलीसाइफोनिया, और हायर प्लांट के जैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक मेन स्टेम सा लगता है और बाकी पॉलीसाइफन से बहुत सारे पत्ते जैसे निकलते हैं, तो हायर प्लांट जैसी दिखती है पॉलीसाइफोनिया। और 2 और होती हैं जिनसे जो है ना, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया। स्पेलिंग में वेरी, बट यही स्पेलिंग होती है, जिलेडियम और ग्लेसिलेरिया। इनसे जो है अगर आगार बनता है, अगर आगार। अगर आगार एक जेल लाइक सब्सटेंस है जिसमें बैक्टीरियल कॉलोनीज ग्रो कराई जाती है, यानी लैब वर्क में अगर आगार बहुत काम आता है। तो वो जो अगर आगार बनता है वो जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, इन 2 रेड एल्गी से बनता है, तो ये भी रेड एल्गी है, जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया और पॉलीसाइफोनिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं फियोफाइसी, एक और इंपॉर्टेंट क्लास, फियोफाइसी। ब्राउन एल्गी, फाइकोइरिथ्रिन की वजह से रेड, क्लोरोफिल बी की वजह से ग्रीन, फाइकोसाइनिन की वजह से ब्लू ग्रीन। तो ब्राउन एल्गी का मेन पिगमेंट जो होता है, कलर्ड पिगमेंट, वो होता है फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, फ्यूकोजेंथिन इज अ टाइप ऑफ जेंथोफिल, ये एक तरह का जेंथोफिल है, लेकिन यहां पर ग्रीनिश बहुत कम होता है कलर। तो ये प्योरली जो है मतलब येलो ग्रीन कलर नहीं देगा, क्योंकि क्लोरोफिल बी यहां पर एब्सेंट है। एक स्पेशल तरह का जेंथोफिल है जो ब्राउन कलर देने का काम करता है। एक और कंपाउंड होता है सेल वॉल में, एल्गीन। जो सेल वॉल बनी होती है वो प्योर सेलुलोज की नहीं, वो एल्गीन की बनी होती है। तो एल्जीनेट एक एसिड है, वो मेनली इसी से बनाया जाता है। एल्गीन जो है वो सेल वॉल में प्रेजेंट होता है फियोफाइसिकी में। फ्लैजिला 2 ही होते हैं हमेशा, 2 4 6 8 कभी नहीं होंगे, 2 ऑलवेज। और एक जो है वो लेंथी होता है और एक शॉर्ट होता है। एक विप्लश होता है स्मूथ, और एक टेंसल होता है जिस पर हेयर्स होते हैं ऐसे। तो हमेशा 2 ही फ्लैजिला होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा, ध्यान रखिएगा। क्लोरोफाइसी भी फ्लैजिलेटेड थी, फियोफाइसी भी फ्लैजिलेटेड, और ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी जो थे वो फ्लैजिलेटेड नहीं थे। इसके अलावा देखो सेल वॉल हो गई, पिगमेंट मैंने बता दिया कि जेंथोफिल है। फूड रिजर्व, फूड रिजर्व इसमें होता है लेमिनेरियन स्टार्च, लेमिनेरियन स्टार्च। तो एक स्पेशल तरह का जो है स्टार्च है, लेमिनेरिया कंपाउंड होता है उसकी वजह से। कुछ मेंबर्स ध्यान रखिएगा, एक बहुत बड़ी इसकी खासियत है कि ऑल आर मैरीन, फ्रेश वाटर फॉर्म नहीं होते। देखो समुद्रों में पाई जाने वाली ज्यादातर एल्गी ब्राउन एल्गी होती है,
क्योंकि ब्राउन पाई सिर्फ ओशन में जाती है। इसके अलावा ओशन में एक और क्लास रोडोफाइसी, तो ब्राउन और रेड एल्गी ये ज्यादा पाई जाती हैं। इनके अलावा डाई एटम्स ज्यादा पाए जाते हैं। डाई एटम्स तो अभी तक हमने पढ़े ही नहीं, पढ़ेंगे वो भी कोई बात नहीं, लेकिन ब्राउन, रेड और डाई एटम्स ये ज्यादा पाए जाते हैं। डाई एटम्स यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है, तो वो प्रोटिस्ट में आते हैं। विटेकर के अकॉर्डिंग डाई एटम प्रोटिस्ट में आते हैं और पूरी धरती की 25% तक ऑक्सीजन अकेले डाई एटम ही देते हैं। पहले तो देखो समझो, मानो 100 ग्राम ऑक्सीजन है तो उसमें भी 70% एल्गी देती है, 30% बाकी प्लांट एल्गी के अलावा ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ। 30% जो बची हुई है उसमें भी लगभग 70% तक, उसका भी 70%, उस 30 का भी, यानी ओवरऑल का 21% एक तरह से, वो भी केवल अमेजन के जंगल और जो आपके वर्षावन होते हैं इक्वेटर पर, या जो ऑस्ट्रेलिया के जंगल है, इस तरह के बड़े बड़े जंगल केवल वो देते हैं। बाकी 30% तो और कहीं से आता है। अब इस 70% एल्गी में भी मेजर डाई एटम्स हैं। तो ओवर एंड ऑल 100 ग्राम, मानो एक इमेजिनरी डाटा बताता हूं कि अगर ऑक्सीजन निकलती है पूरे प्लेनेट से तो अकेले 25 ग्राम तो डाई एटम्स दे देंगे, यानी एल्गी कितनी ज्यादा ऑक्सीजन देती है। वापिस आते हैं फियोफाइसी पर। कुछ मेंबर याद रखिएगा, फ्यूकस, एक्टोकार्पस, ये छोटे मेंबर है, 1 फुट के, 2 फुट के, 3 फुट के। कुछ बड़े बड़े जैसे लैमिनेरिया, एक एल्गी निकाल लो, भैंस को डाल दो खाने के लिए, कैटल्स को, तो खूब दिन तक खाएगी। सरगैसम और मैक्रोसिस्टिस पेरिफेरा। मैक्रोसिस्टिस पेरिफेरा, मैक्रोसिस्टिस तो 200 फीट की होती है लगभग, एक पेड़ से भी बड़ी। तो एक इंडिविजुअल एल्गी एक हाथ पर हजारों आ सकती है, और एक एल्गी 200 फीट की अकेली, इंसानों से भी कितनी बड़ी, जो एक हम पूरे शरीर पर ले भी ना पाए। तो इतना वेरिएशन है। ज्यादातर बड़ी एल्गी ब्राउन या रेड होती है। देखो जाहिर सी बात है, इवोल्यूशन है ये तो। आपके गांव के तालाब में अगर एल्गी है तो मैक्रोसिस्टिस कितनी आ पाएंगी, मुश्किल से 2, तो वो तो वहां रहना पसंद करेगी नहीं। तो वहां कौन सी एल्गी मिलेंगी फ्रेश वाटर में, माइक्रोस्कोपिक। और ओशन जो कि बहुत बड़ा है, वहां छोटी एल्गी अगर होंगी तो कैसे काम चलेगा, तो वहां एल्गी हमेशा बड़ी पाई जाती है। तो ब्राउन और रेड के मेंबर्स लगभग बड़े बड़े साइज के हैं और ओशन में पाए जाते हैं या सी में पाए जाते हैं। और ग्रीन और साइनोबैक्टीरिया तो और भी बहुत छोटे हैं। साइनोबैक्टीरिया तो जो फ्रेश वाटर फॉर्म है और उनका साइज बहुत स्मॉल होता है क्योंकि वो बैक्टीरिया है। तो आई होप 4 क्लास तो एकदम आपने रिकॉग्नाइज कर ली होंगी। अब हम बात करते हैं एक और क्लास डाई एटम्स की, बैसिलिरोफाइसी डाई एटम्स। डाई एटम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है ना, ये सेल वॉल, ये एक तरह से ऐसी दिखाई देती है, वन बीच में एक पार्टीशन, फिर ऐसे। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। 2 एटॉमिक लेयर एक तरह की दिखाती है, 1 लेयर एंड 2 लेयर, इसलिए इनको डाई एटम्स कहते हैं। एक खासियत ये होती है कि इनकी सेल वॉल में सिलिका होती है, और इतनी सिलिका है कि इनसे सिलिका निकाली भी जाती है। ठीक है, सिलिका का डिपोजिशन है, मिट्टी का एक तरह से डिपोजिशन है। और दूसरी बात, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूसर है, बहुत हाई क्वांटिटी में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। एक और इनकी खासियत ये है कि ये यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है। ठीक है, और एक कंपाउंड होता है डाईएटोमाइट, विस्फोटक होता है टीएनटी। टीएनटी का आप फुल फॉर्म देखना गूगल पे, अभी मुझे ध्यान नहीं है। तो टीएनटी को बनाने में मेनली डाईएटोमाइट यूज होता है, इसको डाईएटोमिशियस अर्थ भी कहते हैं। तो वो जो बम बनाने का सामान है डाईएटोमाइट, वो मेनली इससे मिलता है, डाईएटोमिशियस अर्थ। और कहां से मिलता है, इसकी सेल वॉल में। तो ये है हमारी डाई एटम्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्लास है। हालांकि ये यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, इनके भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, क्लोरोप्लास्ट में अरेंज नहीं होते। मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूं इनके, 1 सेकंड होल्ड करेंगे। ओके, मैं बता रहा था डाईएटोमिशियस अर्थ जो एक मटेरियल है, डाईएटोमिशियस अर्थ इसे कहते हैं, ये सेल वॉल ऑफ डाई एटम से मिलता है। कुछ एग्जांपल जैसे पिनुलेरिया, ठीक है, विनक्यूला, ये कुछ एल्गी हैं जो डाई एटम्स हैं। तो अब मैं एक टेबल शेयर कर रहा हूं, उस टेबल से हम ये सारे कैरेक्टर जो हमने डिस्कस करे, इनको जो है डिटेल में पढ़ेंगे। रिकॉग्नाइजेशन जरूर होना चाहिए कि किस एल्गी की क्या खासियत है। मान लो रैंडमली कहा जाए कि पॉलीसाइफोनिया क्या है, एक रेड एल्गी है। बड़े बड़े एल्गी क्या है, कौन से एल्गी सिर्फ मैरीन है, जैसे फियोफाइसी, लेमिनेरिया, सार्गेसम। आप इनको अगर गूगल करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा।
क्योंकि आप इनको पर्सनली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, ओरली जो है इनका आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे, तभी हम इनके कैरेक्टर अच्छे से समझ पाते हैं। तो एक टेबल में शेयर कर रहा हूँ, वेबसाइट है बायोलॉजी डिस्कशन, वहां से मैंने वो टेबल ली है। तो नो डाउट वो वेबसाइट भी बहुत अच्छी है हमेशा पढ़ने के लिए, और साथ ही साथ उस टेबल से भी आप कंप्लीटली इसको समझ पाएंगे। एनसीईआरटी में भी 4 क्लासेस के लिए तो मेनली दी है टेबल, वो भी बेस्ट है अगर आप उसको रेफरेंस करें। और एक टेबल जो मैं शेयर कर रहा हूँ इससे अभी हम पढ़ेंगे। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्लोरोफाइसी है। देखो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन एक, जब हम कहें तो मेन क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कौन सी यूकैरियोटिक एल्गी है, कौन सी प्रोकैरियोटिक। तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्स यूकैरियोटिक तो सभी कैरेक्टर होंगे, यानी क्रोमोसोम्स होंगे, जो क्रोमेटिन है वो प्रोटीन के अराउंड रैप होंगे। सेंथोफाइसी भी यूकैरियोट की क्लास है, ये भी यूकैरियोट की, ये भी यूकैरियोट की, और ये भी यूकैरियोट की क्लास है। हाँ, साइनोफाइसी यूकैरियोट की क्लास नहीं है, तो उसका ऑर्गेनाइजेशन अलग होगा, दैट्स इट। जो यूकैरियोटिक नहीं है, जो प्रोकैरियोटिक है, उसका न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन अलग होगा। अब सिमिलरली सेल वॉल की बात करते हैं। देखो प्योरली सेलुलोजिक है, जेंथोफाइसी में थोड़ा सा पैक्टिन जो है कंपाउंड होते हैं, या सेलुलोजिक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जेंथोफाइसी क्लोरोफाइसी का एक पार्ट है, तो उसी के जैसी होगी। बैसिलरोफाइसी में सिलिकिफाइड होती है, यानी सिलिका होती है, डाई एटम्स याद करें। थियोफाइसी में याद करें एल्गीन होता है, एल्गीनिक एसिड या फ्यूकिनिक एसिड लिखते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में दिया हुआ इस वेबसाइट पर, बायोलॉजी डिस्कशन से मैंने लिया है। ऑल्दो आप केवल एल्गीन भी यहां दिखा सकते हैं, या इतना भी आप लिखना चाहें तो एसिड के नाम लिख सकते हैं। यहाँ जो होते हैं नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड है, जिसमें जाइलन, गैलेक्टोज, जाइलोज, ओकेजनली सेलुलोजिक भी, तो मेनली सेलुलोज तो है ही बेस, उसके अलावा कुछ और कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं ज्यादा जो इसमें लिखे हुए हैं, और सल्फेटेड भी, सल्फर भी होती है इसमें। साइनोफाइसी में म्यूकोपॉलीमेरिक यानी म्यूकोपॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, यही मैंने आपको बताए थे। फोटोसिंथेटिक एपरेटस एक मेन क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि ये सेल पर ही डिपेंड करता है, बट स्टिल आप याद रख सकते हैं कि ग्रीन एल्गी में तो प्योरली क्लोरोप्लास्ट ही है। जेंथोफाइसी में जो है क्रोमेटोफोर रीजन है, जहां थैलेकोइड डायरेक्ट हो सकते हैं बिना क्लोरोप्लास्ट के भी, ठीक है। बैसिलरोफाइसी में भी जो डाई एटम्स हैं, उनमें भी मैंने आपको जो पढ़ाया था उस समय बताया था कि जरूरी नहीं है क्लोरोप्लास्ट हो, जो पिगमेंट्स हैं वो डायरेक्ट होते हैं क्रोमोफोर रीजन में। रोडोफाइसी में ऑफ कोर्स जो आपका फाइकोएरिथ्रिन है, वो रोडोफाइसी का क्रोमोफोर रीजन, क्रोमेटोफोर रीजन यानी कलर प्रोड्यूसिंग रीजन बनाता है, तो उसमें भी क्लोरोप्लास्ट नहीं है। और ऐसे ही साइनोफाइसी, साइनोफाइसी तो है ही बेचारी प्रोकैरियोटिक सेल, उसमें फाइकोसाइनिन जो ब्लू कलर देता है वो डायरेक्ट एम्बेडेड होता है, तो वो पोर्शन जो कलर्ड है वो उनके क्रोमेटोफोर रीजन कहलाते हैं। हाँ, ये एक मेन क्राइटेरिया है कि फूड को कैसे स्टोर करते हैं, तो ट्रू स्टार्च है। जेंथोफाइसी में ऑयल या ल्यूकोसाइन है। बैसिलरोफाइसी में भी आपका जो है क्राइसोसेलेमिन या ल्यूकोसिन है। थियोफाइसी में लेमिनेरियन स्टार्च है, या मैनिटोल स्टार्च भी कहते हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, पीछे आप वीडियो में देख सकते हैं। रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च है, गैलेक्टन सल्फेट पॉलीमर्स भी इन्हें हम कहते हैं। साइनोफाइसी में जो है प्रोटीन साइनोफाइसियन स्टार्च है, यहाँ लिखा हुआ है, कुछ ज्यादा इलेबोरेट करके बताया इस टेबल में, जो मेन कंटेंट है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ये फ्लैजिलेशन है। क्लोरोफाइसी में 1 2 4 6 8 तक भी होते हैं, ठीक है। जेंथोफाइसी में 2 होते हैं अनइक्वल। बैसिलरोफाइसी में 1 होता है एंटीरियर, और पेंटोनिमेटिक का मतलब है टिंसल, ठीक है। एक एक्रोनिमेटिक होता है जिसे विप्लश कहते हैं हम, और पेंटोनिमेटिक को टिंसल कहते हैं। एक एंटीरियर आगे की तरफ, पोस्टीरियर बॉडी के पीछे की तरफ, जैसे ये एंटीरियर है, ठीक है, ये, और ये पोस्टीरियर है। ऐसे फियोफाइसी में 2 हैं, दोनों अनइक्वल हैं, एक विप्लश है, एक टिंसल है। रोडोफाइसी में नहीं होते विलाजिला, और साइनोफाइसी में भी नहीं होते, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था। पिगमेंट मेनली देखो ये तो सब में ही है, तो यहाँ बी मेन है, क्लोरोफिल बी होंगे तो सारे, इन्होंने सारे दिखाए, बट मेन मैं आपको बता रहा हूं। जेंथोफाइसी में जो है कैरोटीन मेन होते हैं, जेंथोफिल्स। और बैसिलरोफाइसी में जो है मेनली यहाँ भी काफी सारे पिगमेंट हैं, बट इसका जो मेन है वो है डाई एटोजेंथिन, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, डाई एटमोजेंथिन। फियोफाइसी में फ्यूकोजेंथिन या वाइलोजेंथिन मेन है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रोडोफाइसी में आर फाइकोएरिथ्रिन मेन है, और साइनोफाइसी में फाइकोसाइनिन मेन है। तो ये कुछ पिगमेंट है, फ्लैजिलेशन है, स्टोरेज प्रोडक्ट है, एज वेल एज कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुका, यूरोथ्रिक्स, उडोगोनियम, वॉलवॉक्स, कैलेमाइडोमोनास, क्लोरोफाइसी। वॉचेरिया जैसे जेंथिसोफाइसी, ठीक है, पिनेलेरिया जैसे बैसिलरोफाइसी, फियोफाइसी जैसे फ्यूकस, सार्गेसम, लेमिनेरिया, एक्टोकार्पस, ठीक है, या मैक्रोसिस्टिस फियोफाइसी। पॉलीसाइफोनिया, जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया, ये रोडोफाइसी। और साइनोफाइसी ब्लू ग्रीन एल्गी में जैसे नॉस्टॉक या एनाबिना। कुछ कंपाउंड भी हैं, कई बार पूछे जाते हैं कि एल्गिनिक एसिड किससे बनता है, तो फियोफाइसी से बनेगा।
अगर अगार किससे मिलता है तो वो रेड एल्गी से मिलता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं कि कुछ हाइड्रोकोलॉइड्स हैं वो किस फैमिली से मिलेंगे, तो मेनली ब्राउन एल्गी से या रेड एल्गी से मिलते हैं दो हाइड्रोकोलॉइड, एक तो अगर अगार और एक जो है वो हमने जो अभी पढ़ा था ना एल्गिनिक एसिड, वो मिलेगा थियोफाइसिस से। कई बार आयोडीन भी पूछा जाता है, तो आयोडीन जो है वो लेमिनेरिया से मिलता है, यानी कि वो भी ब्राउन एल्गी से मिलता है। आयोडीन भी सोर्स, ब्राउन एल्गी है सोर्स किसका, आयोडीन का।